हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 5 दिसंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पे चर्चा करते हैं, जिसमें से पहला समाचार है सीरिया में गृह युद्ध का नया चरण। सीरिया में गृह युद्ध पिछले करीब 2010 के बाद से 12-13 से ही शुरू हुआ था, जो 2020 के शांति समझौते के दौरान काफ़ी हद तक रुक गया था। वो उसका दूसरा चरण शुरू हो गया है 27 नवंबर से। ठीक है, तो समझेंगे कि ये क्यों है। देखिए, लिखा है एक बृहद शक्ति संघर्ष की पटकथा। एक जो कहते हैं कि ग्रैंड जो है कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चल रहा है, उसके बीच कहीं न कहीं इसकी चीज़ें होती है, क्योंकि कहा जाता है जब दो शाण लड़ते हैं तो तबाही आती है। तो वही स्थिति है कि यह कहीं न कहीं अमेरिका एक तरफ, या अमेरिका और उसके सहयोगी, और रूस और चीन और उसके सहयोगियों के बीच जो ग्रांड कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष चल रहा है, उसका परिणाम ये दिखाई दे रहा है सीरिया में एकाएक इस तरह के दूसरे चरण की गृह युद्ध का उत्पन्न होना। तो हम इसको पूरे डिटेल में समझेंगे, क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों रूस अपने यहाँ पे फंसा हुआ है यूक्रेन में, इसके बावजूद भी सीरिया में हमला करने आ रहा है। ये सारे पहलू को समझेंगे। दूसरा मुद्दा है कि सरकार द्वारा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए या मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना या प्रोडक्ट लिंक स्कीम दिया गया था, जो उत्पादन के प्रोत्साहन के आधार पर प्रोत्साहन राशि दे रहा था। तकरीबन 14 क्षेत्रों में सरकार ये मैन्युफैक्चरिंग के 14 क्षेत्रों में देती है। उसको लेकर जो सरकार का उम्मीद था कि उत्पादन बढ़ेगा, निवेश आएगा, साथ ही साथ रोजगार भी जनरेट होगा। तो उसमें जो आंकड़े आए हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई के तहत 2-3 साल के आंकड़े जो मांगे हैं विभिन्न क्षेत्रों से, उसमें मिक्स्ड रिस्पांस रहा है। कुछ क्षेत्रों में बढ़िया प्रदर्शन रहा है, जबकि कुछ क्षेत्र एकदम पिछड़ गए हैं और कुछ क्षेत्र उम्मीद है कि आगे पकड़ लेंगे। तो उसको हम समझेंगे। तीसरा है न्यूज़ जो है कि अभी आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि अमेरिका ने ये प्रतिबंध, राष्ट्रपति ने ये प्रतिबंध लगाने की कोशिश की चीन पे, ये करेंगे वो करेंगे। चीन ने भी हाल फिलहाल में 3 रेयर अर्थ मेटल या दुर्लभ खनिज धातुओं पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। उसमें गैलेनियम है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है। तीनों जो है नई जो टेक्नोलॉजी कहा जाता है, चाहे आप उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी कहें, सोलर पैनल और इस तरह की चीज़ों को लेकर कहें, या माइक्रोचिप्स को लेकर कहें जिसे न्यू ऑयल कहा जाता है, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, और इससे जुड़े प्रश्न हमारी वेबसाइट पे रहेंगे, इसका पीडीएफ भी हमारी वेबसाइट पे रहेगा, तो वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। देखिए, ये सीरिया का एक शहर है जहाँ पे गोला बारूद उड़ रहे हैं। देखने में आया 27 नवंबर को HTS नाम की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सुन्नी इस्लामिस्ट संगठन है, अलकायदा से अपने आप को जुड़ी है, अलकायदा की विचारधारा से जुड़ी है। कभी ISIS की ये सहयोगी रहा है, हालांकि उसने अपने आप को अलग कर दिया है, अलकायदा से भी अलग करता, लेकिन विचारधारा अभी वही है। उसके द्वारा जो है सीरिया के उत्तरी हिस्से में जो है, उत्तरी पश्चिमी हिस्से में अलेप्पो इलाका है, अदलाप इलाका है, और कुछ क्षेत्रों में जो है हमला किया गया और सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर एलेप्पो पर कब्जा कर लिया गया। इस एलेप्पो को इन्हीं विद्रोहियों से कब्जा से हटाने में असद सरकार की, जो वहाँ की सरकार है, असद की सरकार है, उसको 4 साल लगे थे, और 4 ही दिन में इन विद्रोहियों ने एलेप्पो शहर पे कब्जा कर लिया। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि इतना ऐसा एकाएक क्या हुआ, ये चीज़ें हो गई। तो इसलिए देखिए, हेडिंग है सीरिया में गृह युद्ध का नया चरण। ये जो नया युद्ध शुरू हुआ है, ये नया नहीं है, पहले से ही युद्ध शुरू हुआ, वहाँ पे गृह युद्ध एक तरह से चल रहा था। हालांकि वहाँ पे एक कह सकते हो कि रूस के इंटरफियर के बाद जो है वहाँ पे एक शांतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एडिलाब की संधि द्वारा जो है रूस और तुर्की के बीच जो है तुर्की ने ये कराया था, और वहाँ पे एक कामपूर्ण स्थिति, मतलब कहते हैं तनावपूर्ण लेकिन शांत स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जैसे दुनिया में संघर्ष दिख रहा है, उधर रूस यूक्रेन संघर्ष अपने आखिरी चरणों पे चल रहा है, इधर इजराइल का और हमास का, फिर लेबनान का संघर्ष, जो हिजबुल्लाह का संघर्ष था, उसी दौरान जो है सीरिया के विद्रोहियों ने एक एडवांस पहल करते हुए अपने इलाके को बढ़ाना शुरू किया। और वो बड़े तेज़ी से लग रहा था कि बहुत तेज़ी से जिस तरह से वो बढ़ रहे थे कि वो
दमिश्कस या सीरिया की राजधानी को कर लेंगे, लेकिन बाद में रूस ने भी जवाबी कार्रवाई की और ईरान ने भी अब मदद करने की कोशिश की है। तो इसको मुद्दे को थोड़ा समझते हैं क्या मामला है, क्योंकि ये जो है ना, ये बृहद शक्ति संघर्ष जो है दुनिया का, उसकी एक पटकथा है। देखिए, इतना तो आप लोग समझ लीजिएगा कि वर्तमान में दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। कुछ चीज़ें हम जान सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसके पीछे एक से अधिक कारण रहते हैं और कई बार जो बाहरी कारण रहते हैं वो ज़्यादा आप उसको महत्वपूर्ण, चाहे भारत के संदर्भ में भी मैं बताता हूँ, जब भी आंतरिक संबंधों को बताता हूँ, या बाहर की तो है ही। आइए ज़रा देखते हैं मामला क्या है। मामले से पहले ये सीरिया का मैप बहुत ज़रूरी है देखना, जो वर्तमान समय का मैप है। सीरिया के एक तरफ इराक है, एक तरफ जॉर्डन है, और यहीं पे इज़राइल भी है, लेबनान है, और इधर टर्की है, और इधर मेडिटेरियन भूमध्य सागर है। और यही एडलिब के पास एक लकीतिया जो है, लतीकिया करके एक पोर्ट है जो कहीं ना कहीं रूस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने उसके काला सागर के बाहर, यानी ब्लैक सी के बाहर, उसका गर्म पानी का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट यहाँ पे स्थित है। तो इतने सारे जो देश हैं इनकी तो स्थिति है ही है, रूस का भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, और चूंकि इजराइल यहाँ पे है तो अमेरिका का भी यहाँ पे इंटरेस्ट है। अमेरिका तो पूरे दुनिया में अपने इंटरेस्ट को रखता है, तो ऐसे में इतने सारे लोगों की कहीं ना कहीं यहाँ पे उपस्थिति है। और दिख नहीं रहा है पर्दे, इसी इराक के इधर ईरान है, उसकी भी इस यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जो रेड वाला दिख रहा है, ये वहाँ की जो सरकार है सीरिया की, प्रेसिडेंट असद की, वो कब्जा, उसका कब्जा है इस पूरे रेड इलाके में। ये जो पीला पीला दिख रहा है, ये कुर्द फोर्सों का कब्जा है। ये बाकी जो ग्रीन वाला है, इधर एरिया समर्थक, टर्की समर्थक सैन्य जो विद्रोही हैं, और यहाँ पे भी अभी लड़ाई चल रही है। ये जो मैंने पेन से ब्लैक कर दिया, तो ये ऐसा। और इधर जो है सुन्नी जो है, इराकी सुन्नी जो मिलिशिया हैं, उनका कब्जा है। तो कुल मिला के सीरिया एक देश के रूप में तो इतना है, लेकिन ये है कि वहाँ पे कई सारे फैक्शंस अभी हैं। ये बना कैसे? ये बना एक गृह युद्ध जो 2010 में, जो अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग कहा जाता है, कलरफुल क्रांति, उसके बाद जो अरब में या अफ्रीकन कई सारे देशों में जो सत्तावादी शासन है उसके विरुद्ध जो शुरू हुआ था, उसी के परिणाम में यहाँ भी शुरू हुआ। और 2010 के संधि के बाद कुछ इस तरह की स्थिति सीरिया की बनी हुई है। एक अनस्टेबल देश है, उसकी स्थायित्व रूस और ईरान के सहयोग पर ही निर्भर था। रूस और ईरान, और उसमें भी ईरान के प्रमुख प्रॉक्सी हिजबुल्ला के सहयोग पे ये जो है असद की सरकार वहाँ पे बनी हुई थी, अपने व्यवस्था को बनाए हुए रखी थी। अब हुआ क्या कि सीरिया में एक बार फिर से गृह युद्ध शुरू हो गया, और देखा जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यवहार में कभी गृह युद्ध खत्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि ये क्षेत्र पहले से ही हॉट स्पॉट बने हुए थे। देखिए, 2020 में रूस और ईरान द्वारा समर्थित सीरियाई अरब सेना के आखिरी बड़े जवाबी हमले के बाद विद्रोही समूह को देश के सुदूर उत्तर में, यानी इधर, धकेल दिया गया था, और बातचीत के जरिए युद्ध विराम लागू हो गया था, लेकिन एक स्वीकार्य गतिरोध कायम था। और यहाँ जो अभी युद्ध चल रहा है, यह सिया सुन्नी युद्ध का जो पूरा अरब का क्षेत्र है, उसी का एक अखाड़ा ये भी है। ठीक है, देखिए 27 नवंबर को सीरिया के इस्लामी आतंकवादियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सेनाओं के खिलाफ एक नया हमला किया। एदलिब, एलेप्पो और हमा प्रांतों में लड़ाई के बाद एलेप्पो शहर को, जो सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उस पर कब्जा कर लिया, और इसके बाद धीरे धीरे वो दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे। और देखा जाए तो इसके बाद ये पूरा जो अरब सीरिया है, उसमें अरब देशों की कूटनीति जाहिर होनी शुरू हो गई। शुरू में तो असद झटका खाए, क्योंकि जितनी तेजी से विद्रोही चले थे, उनके पास विश्वास नहीं करोगे, विद्रोहियों के पास टैंक आदि है। 4 दिन में वो अलेप्पो शहर को जीत लिए थे। ये किसी को भी एकदम झटका देने वाला था। लेकिन फिर से वही, जैसे कि रूस ने भी कई सारी जवाबी कार्रवाई की, और ईरान ने भी कहा कि वो, ईरान पहले तो शुरू में ढुलमुल अपनाया, लेकिन उसने भी कहा कि हम इसको आगे आते हैं। इसके बाद धीरे धीरे स्थिति अभी कंट्रोल में है, लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी ये है कि असद एक बार तो चले गए थे रूस, लेकिन फिर वो अपने परिवार को करके वापस आ गए हैं, यानी वो अभी भी लड़ाई लड़ने की स्थिति में हैं।
तो ये सारी चीज़ें चल रही है, इसको समझें कि सीरियाई गृह युद्ध है वो उसका इतिहास क्या रहा है, तभी आप इसको समझेंगे। देखिए जैसे सीरिया का गृह युद्ध है वो 2010 के अरब स्प्रिंग के आसपास शुरू हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, मध्य पूर्व या मध्य एशिया जिसे कह सकते हैं, पश्चिम एशिया जिसे कह सकते हैं, और अफ्रीकी देशों में, उत्तरी अफ्रीकी देशों में कई दशकों में सत्ता में रहे सत्तावादी सरकारों को उखाड़ फेंकने की वहाँ की जनता को किया गया था। इसमें कहीं ना कहीं मदद जो वहाँ पे इंटरनेट और ट्विटर का बहुत योगदान था, और उसमें भी अमेरिका और उसकी संस्थाओं का बड़ा योगदान था। ठीक है, इसमें रूस ने भी अपनी भूमिका अदा की, और इसके साथ ही उस पूरे क्षेत्र में संघर्ष चला था। मिस्र में चला था, ट्यूनीशिया में चला था, लीबिया में चला था, सीरिया में भी चला था। कुछ देशों में वो सफल हो गए और कुछ देशों में वो दबा दिए गए। 2000 में सीरिया में राष्ट्रपति बसद अल असर जो है असद अल बसर जो है सत्ता में आए थे, उनके भी विरुद्ध शुरू हुआ था। पूर्वी सीरिया में कुर्द बहुल क्षेत्र, दक्षिण के हिस्से और सीरियाई रेगिस्तान का हिस्सा को छोड़कर देश के सभी हिस्सों को ये अभी भी नियंत्रित करते हैं। जो मैप में देख रहे थे ना, रेड वाला पूरा इलाका, ये ज़्यादातर हिस्सों पर अभी ये जो है नियंत्रण इनका है। और ये नियंत्रण इनके यहाँ जो गृह युद्ध शुरू हुआ था मार्च 2020 में, तुर्की जो है समर्थक में था, तुर्की के, और जो कि सीरियाई विद्रोहियों का समर्थन कर रहा था, और रूस जो असद शासन का समर्थक था, इनके समर्थक में इदलिब में युद्ध विराम समझौता हस्ताक्षर हुआ था। और जब से यह समझौता का हस्ताक्षर हुआ था, हयात तहरीर अल शाम STS जो अभी युद्ध कर रहा है, जिसके नेतृत्व में ये युद्ध हो रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, इसने उस क्षेत्र में इदलिब के आसपास के क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बनाया रहा। बेसिकली वो तुर्की द्वारा बैक्ड व्यवस्था थी। समझें कि हयात तहरीर अल शाम कौन है, क्योंकि यही है जो अभी सारा शासन चला रहा है। तो देखिए ये हयात तहरीर अल शाम एक सुन्नी मिलिशिया समूह है जो अपने को अल-कायदा का सहयोगी कहता है। ये जबात अल नुसरा या अल नुसरा फ्रंट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसका नेतृत्व 42 वर्षीय सीरियाई आतंकवादी अबू मोहम्मद अल जालौनी कर रहा है। ठीक है, ये जब इराक में अलकायदा की कमान अबू बकर अल बगदादी के हाथों में थी, तब ये उसका लेफ्टिनेंट हुआ करता था। अबू बकर बगदादी यानी जो IS या बाद में IS हो गया था, उसका ये शीर्ष था। इस्लामिक स्टेट का शीर्ष अबू बकर अल बगदादी का ये लेफ्टिनेंट था। जब वहाँ पे सीरिया में गृह युद्ध होता है तो बगदादी सीरिया में लड़ने के लिए इस लोगों को भेजना चाहता, तो इसके नेतृत्व में, जालौनी के नेतृत्व में अपने लड़ाकी इस्लामिक स्टेट के लड़ाकी, अलकायदा के लड़ाकियों को जो है वो भेजता है सीरिया में लड़ने के लिए। बाद में जालौनी जो है वहाँ पे जब जाता है तो जबात अल नुसरा नाम के अपना एक संगठन की स्थापना करता है, जो कि अलकायदा से ही एक वो फैक्शन था। लेकिन बाद में इसका और बगदादी से लड़ाई हो जाता है, क्योंकि बगदादी चाहता है कि ये अल नुसरा जो है उसके अधीन, इस्लामिक स्टेट के अधीन आ जाए। लेकिन क्योंकि उसका नाम था ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, वो पूरा सीरिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और ये उससे अलग हो गया और अपने नाम को अल नुसरा था, वो नाम बदल के अल कायदा के एक शाखा के रूप में ही रखना चाहता था, और उसने अपना नाम वही हयात अल जो है करके जो STS है उसने अपना नाम कर लिया। दुनिया का ध्यान इस्लामिक स्टेट के रूप में है, चूंकि इसने अपने को अलग कर लिया था, तो इस्लामिक स्टेट पे अमेरिका का बहुत ज़्यादा फोकस था। खासतौर से ट्रंप के आने के बाद उन्होंने बगदादी को ही समाप्त कर दिया था। तो उसके बाद जो है ये बचा रहा, इस्लामिक स्टेट की हार हो गई, बगदादी मारा गया, लेकिन जालौनी का शासन जो है वहाँ पे इस सीरिया के विरोधियों का जो है वो नेतृत्व करता रहा, वो आज भी करता है। और इसने अपने अल नुसरा का नाम बदलकर हयात तहरीर अल शाम कर लिया, और इसने अपने आप को अलकायदा से दूर करने की कोशिश की, क्योंकि अलकायदा पे जिस तरह का अमेरिका का, पश्चिमी देशों का दबाव था, ये उससे बचना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको तुर्की का समर्थन था, और तुर्की जो है नाटो का सदस्य था, तो इसने अपने आप को अलकायदा से अलग कर लिया। हालांकि ये भी उसकी विचारधारा इस्लामिक विचारधारा को मानता है, लेकिन इस्लामिक स्टेट की जो एक्सट्रीम कट्टरपंथी विचारधारा है उससे कम मानता है। ये वहाँ पे शासन करता है और बाहर के जितने भी पूरे सीरिया के विद्रोही हैं उनको वो संरक्षण देता रहता है, और एक तरह से कह सकते हो कि विद्रोह की आग वो जगाता रहता है। ठीक है, ये एक जालौनी जो है, इसका जो है STS का हेड है, अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी है, लेकिन इसने कह रखा है कि इसकी लड़ाई असद के खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ नहीं है। तो अमेरिका भी इस पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि अमेरिका
भी असद भी अमेरिका का दुश्मन है, क्योंकि मेनली रूस का और ईरान का उसको प्रॉक्सी या सहयोगी उसको माना जाता है। तो ऐसे में ये अभी बचा रहा है और हाल फिलहाल में इसने शुरुआत कर दी है कहाँ पे, सीरिया में अपनी को बढ़त बनाने की। इसके पीछे ये है कि इस समय गृह युद्ध फिर से शुरू क्यों हुआ, तो इसको समझिए कि परिस्थितियां देखिए। जब 2013 में सीरिया में लड़ाई शुरू हुई थी तो शुरू में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था असद बसद को जो है, और लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग विस्थापित हुए थे। बाद में 2015 के आसपास जो है रूस उसमें एंट्री करता है। रूस क्यों एंट्री करता है उसको इस मैप के जरिए आप समझिए। देखिए ये ब्लैक सी है, यहाँ पे जो है रूस के यहाँ पे पोर्ट हैं, और इसके बाद अगर कहीं रूस के पोर्ट हैं इस यूरोप के और मध्य भूमध्य सागर में, तो यही सीरिया पे इसके लटकिया पोर्ट है, यहाँ पे है, और टार्टस उसका जो है नौसेना बेस है। इसके बाद इसके जो पोर्ट हैं वो हर समय खुले नहीं रहते हैं, वो ठंडे जल के आर्कटिक में है, या तो व्लादिवोस्टॉक है, वो पूरी तरह से दूसरी दुनिया में आप कह सकते हो पैसिफिक सागर में है। तो ऐसे में ब्लैक सी और ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है रूस के लिए। ये सोवियत संघ के कमजोरी कह लो, रूस की जो कमजोरी कह लो, यही है कि उसके पास विशाल भूभाग है, बहुत सारा समुद्री तट है, लेकिन वो ज़्यादातर समय में बर्फ से ढका रहता है। तो ये काला सागर ही है जो इसके लिए एक तरह से कनेक्टिविटी देता है ऑल वेदर। इसीलिए याद करिए कि यूक्रेन में हमला करने की जो मेन वजह उसकी है कि काला सागर पे वो अपना डोमिनेट रखना चाहता है, और इसीलिए देखिए वो यूक्रेन के अपने बॉर्डर एरिया में नहीं, वो यूक्रेन के उत्तरी इलाके पर ही रूस कब्जा करना चाहता है और पूरे इस हिस्से को लेना चाहता है। और नाटो चाहते हैं कि ये हिस्सा पूरी तरह से लेने न पाए, ताकि यूक्रेन का और नाटो का ब्लैक सागर से जुड़ाव रहे। तो ये उसी कहानी से रूस इसमें एंटर करता है, और रूस के एंटर करने के बाद स्थिति बदल जाती है और फिर असद ताकतवर होता जाता है। और उस समय हिजबुल्ला, हसन नसरुल्लाह का नेतृत्व में हिजबुल्लाह की लड़ाके जो है सीरिया में आते हैं। इराक में भी लड़ाई कर रहे थे, इसके बाद इराक से खाली हो गए तो वो सीरिया में गए थे, और सीरिया में असद सरकार और रूस की व्यवस्था के कारण जो है अंततः विद्रोही उखड़ते चले गए, और बाद में 2020 के संधि के दौरान वो चीज़ें हुई थी। लेकिन अभी क्या स्थिति है देखिए, असद की ताकत रूस, असद की ताकत ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह हमास। इस समय स्थिति ऐसी है कि रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, साजो सामान हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके पास लड़ाकों की कमी है, इसलिए उसे नॉर्थ कोरिया से लड़ाके मंगाना पड़ रहा है। कुछ लोग तो यहाँ से कह रहे हैं कि हूती विद्रोहियों को अपने यहाँ मर्सनरी के रूप में रख रहा है। तो ऐसे में रूस वहाँ पे फंसा हुआ है, और जैसे कि पता है कि 2 महीने का ही विंडो दोनों देशों को लग रहा है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद युद्ध शांति के वार्ता पे जाएगा, तब तक जो जितना हिस्सा अपना कब्जा कर लेगा। यूक्रेन चाह रहा है कि हम, यानी देखा जाए तो आप लोग जान ही रहे हैं कि वो न्यूक्लियर के कगार पे पहुंच गया है। ऐसे में, और दूसरी तरफ 7 अक्टूबर की घटना के बाद इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सियों पर काफ़ी प्रहार किया है, एकदम ध्वस्त लगभग कर दिया है। हमास को तो मिटियामेट कर दिया है, अभी पूरी तरह से नहीं तो, लेकिन है कि ये उसकी शक्ति खत्म ही हो गई है। हिजबुल्लाह जो ईरान के उसके IRGS या उसके सेना से के बाद सबसे जो बड़ा फोर्स था ईरान के हाथों में, या सुन्नी वर्ल्ड शिया मुस्लिम वर्ल्ड के हाथों में, उसके नेतृत्व से लेके उसके फोर्स को हैविली एकदम बर्बाद कर दिया है। वो खुद इस स्थिति में नहीं है कि वहाँ पे जाके मदद कर सके। तो ऐसे में उन विद्रोहियों को लगा, और खासतौर से इसमें आप ये भी एंगल नहीं भूल सकते हैं कि अमेरिका चाहता है कि रूस वहाँ से दिमाग उसका थोड़ा डाइवर्ट हो। इजराइल भी चाहता होगा कि ईरान का डाइवर्ट हो। अब इजराइल ना भी चाहता होगा तो अमेरिका चाहता होगा, तो इजराइल को चाहना होता होगा। इसलिए फिर से ये जब चीज़ें देखिए, असद कमज़ोर हुआ क्योंकि उसके सहयोगी अपने अपने क्षेत्रों में हैं, इसलिए यहाँ पे नया युद्ध शुरू कर दिया गया कि वो लोग कहीं ना कहीं वहाँ पे रूस का थोड़ा सा प्रेशर कम हो। और देखिए रूस के लिए अपना यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लेकिन उसके लिए कितना है कि वहाँ से फिर यहाँ पे ध्यान दिया, और यहाँ पे इसने हवाई हमले भी कर दिया है। ईरान ने अभी हाल फिलहाल में, चूंकि उसकी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह की तो स्थिति नहीं है, उसने असद को कहा है कि हम अपने IRGS को भेज सकते हैं, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स। देखिए उस पूरे क्षेत्र में ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स जो अपने प्रॉक्सी के जरिए, कुछ फोर्स के जरिए ये सारी चीज़ें करता रहा है, लेकिन डायरेक्टली अब ईरान कहने लगा है कि वो IRGS को सीरिया में तैनात करने वाला है। और ये कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, सीरिया से बॉर्डर सटा है इजराइल का, अब अगर IRGS सीरिया में आ जाता है तो ये इजराइल के लिए एक गंभीर जो है
सुरक्षा चुनौती हो सकती है, क्योंकि ऐसे में अब एक बार देखिए ईरान आदि बड़े देश एक बार जाते हैं फिर वहाँ से वापस नहीं आते हैं। तो एक बार IRGS उसकी आ गई वहाँ पे, तो वो ईरान से इजराइल से जो है सीधे उसका मुकाबला हो सकता है, क्योंकि फिर उसकी उपस्थिति जमीनी उसके हो सकती। पहले वो छुपे तौर पे थे, अब वो खुले तौर पर आ सकते हैं अगर असद सरकार मदद मांगे किससे, ईरान से, जो कि वो मांगेगी। तो ऐसे में ये अभी वो संघर्ष तो दिख रहा है, ये आगे और भी आगे चीज़ों को नुकसान कर सकता है, क्योंकि इसके साथ हो सकता है कि फिर अमेरिका के भी सैन्य दस्ते इजराइल में उपस्थित करना पड़े, अगर ईरान जो है ये दूसरे एंगल को लेता हुआ चला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ऐसी स्थिति न हो। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें हैं जो अभी मैंने बताया था। युद्ध के इस नए चरण का असद शासन के लिए क्या मतलब है, तो देखिए असद को एक बार कहा गया था कि वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब तक उसके सहयोग में उसके लोग हैं, क्योंकि उसके सहयोग में रूस है, ईरान है, और दोनों अभी बड़ी शक्तियां हैं। ठीक है, रूस अभी एक जगह उलझा है, साजो सामान से उसके पास कोई कमी नहीं है, और जो विद्रोही है वो कोई देश नहीं है जब तक कि खुल के सामने न आ जाए। और ईरान के पास और IRGS के पास 4-5 लाख की फोर्स है, उसकी सेना के पास है, तो कमजोर नहीं है। इसीलिए देखिए वो बाई जो है पुश बैक करना शुरू कर दिया है। लेकिन यही चुनौती है कि ये लंबा संघर्ष फिर आगे न बढ़ जाए, जिसकी चिंता बनी रहती है। ठीक है, अगर हम देखें भारत का रुख क्या है, तो भारत हमेशा से एक स्थायित्व का वो समर्थक रहा है कि इस क्षेत्र में स्थायित्व रहे, और सीरिया के कारण रहा है। असद का साथ सहयोग भी रहा है, एक तो रूस का भी सहयोग है। वैसे भी असद विद्रोहियों के जो विद्रोही रहे हैं, IS का तो हमने देख ही लिया है और जगह पे हमने देखा ही है। तो भारत हमेशा से स्थायित्व का समर्थक रहा है। देखिए अभी भारत सीरिया विदेश कार्यालय परामर्श का छठा दौर 29 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ। 27 नवंबर को विद्रोही हमला करते हैं, 29 नवंबर को परामर्श हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत का भी रुख रहा है असद सरकार के ही खिलाफ। उसके पीछे जो एक बड़ी वजह मानी जाती है वह है कि राजनीतिक शक्तियां की जो स्थिर रहें, स्थायी राजनीतिक शक्तियां रहें, उनके प्रति जो है ये चीज़ें वहाँ पे देखी जा रही है। ठीक है, तो ये इतना है। बाकी अगर कुछ और इसमें होगा तो हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा जो समाचार है वो है कि PLI योजना को लेकर सरकार जो है PLI योजना लाई थी 2020-21 में मिला के कई 14 क्षेत्रों को लेकर आई थी, अपने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। और साथ ही साथ डायरेक्ट नहीं, लेकिन उसका मेन जो उद्देश्य था विनिर्माण क्षेत्र को कि एक अर्थव्यवस्था में निवेश को तो बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार क्रिएट करने की क्षमता विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत ज़्यादा होती है सर्विस सेक्टर के अपेक्षा, और कृषि से एक्सेस फोर्स को भी ये अपने यहाँ पे एम्प्लॉय कर सकती है। ठीक है, बैकबोन कहा जाता है इकोनॉमी में, जो कि भारत की कमज़ोर रही है। क्यों कमज़ोर रही है उसके पीछे बहुत सारे कारण है, कभी फिर चर्चा करेंगे। इसको लेकर जो है इंडियन एक्सप्रेस ने कई सारे RTI लगाया था, जिन जिन भी मंत्रालयों में ये काम प्रोग्राम चल रहा है कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। उसके आधार पर जो आंकड़े मिले हैं उसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि PLI योजना से अब तक जो है मिश्रित परिणाम मिले हैं। मिश्रित परिणाम ये मिले हैं कि कुछ क्षेत्रों में बहुत बेहतर इन्होंने काम किया है, रोजगार की स्थिति अच्छी रही है, जैसे कि मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में, खाद्य प्रसंस्करण वाले में, कुछ एक और क्षेत्र है जिसमें अच्छा प्रदर्शन किया गया है। लेकिन बाकी कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल ही प्रदर्शन नहीं है, जबकि कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन है। तो इसको हम देखते हैं क्या मामला है, कैसे है। देखिए, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना रोजगार सृजन के मामले में अब तक मिली जुली रही है। RTI के तहत जो प्राप्त हुआ है उसमें यह पता चला कि कपड़ा और उन्नत रासायनिक सेल, एडवांस केमिकल सेल, ये जो बैटरी बनती है उस जैसे क्षेत्रों में अभी तक अपनी ये छाप नहीं छोड़ पाई है, जबकि मोबाइल फ़ोन, खाद्य प्रसंस्करण और फार्मा उद्योग जैसे कुछ अन्य क्षेत्रों में इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और ऑटो, IT हार्डवेयर और स्पेशल इस्पात जैसे कुछ क्षेत्रों में अभी गति पकड़ने में देरी हो रही है। तो ये अगर संक्षेप में ये बात कहें तो देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इसमें सारे हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस सेक्टर में मोबाइल फ़ोन है, इसमें 1,22,613 लोगों को रोजगार मिला है, जो 3 साल 3 मंथ में यानी 37 करीब 39 महीने में ये 61.3% जितना रोजगार का टारगेट है उसको मिल गया है।
फार्मास्यूटिकल में 77,199 है, ये 27 महीने में जितना उम्मीद थी उससे सरकार को उससे कई गुना ज़्यादा मिला है। फूड प्रोसेसिंग में भी 2,44,000 लोगों को रोजगार मिला है, 98%, 2.5 लाख का टारगेट था सरकार का, जबकि ये उससे कई ज़्यादा इसको मिल गया है। जबकि जो खराब प्रदर्शन में रहे हैं उसमें टेक्सटाइल है 12,607, जो कि ओवरऑल 5% है। सरकार का जो लक्ष्य था उसका सिर्फ 5% टेक्सटाइल क्षेत्र में रोजगार आया है। सोलर के क्षेत्र में 9,591, ये भी 5% से भी कम है जो टारगेट था। ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट में भी 32,000 आया है जो 22% है, जबकि लक्ष्य बहुत ज़्यादा था। इसको इसी तरह से देखिए, PLI योजनाओं ने जून 2024 तक 5,84,000 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। ठीक है, कितना? 5,84,000 डायरेक्ट रोजगार सृजित किए थे, जबकि लक्ष्य कितना था? 16.2 लाख। तो उसके तरह देखा जाए तो 30%, 33% के आसपास जो है इसने रोजगार को, प्रत्यक्ष रोजगार यानी 36% प्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया है PLI योजनाओं के 14 क्षेत्रों में, जिसमें कुछ में 300%, 250% है, कुछ में 5% है, कुछ में 3% है। देखिए 3 क्षेत्र हैं, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल और मोबाइल फोन। इसमें आंकड़े हैं। इसमें सृजित नौकरियां 5,84,000 का 75%, 4,74,000 से अधिक का योगदान जितना सृजित हुआ उसका उसमें से यानी 5,84,000 है, उसमें से 75% का योगदान अकेले इन्हीं 3 क्षेत्रों से ही है। बाकी क्षेत्रों का अगर देखा जाए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सरकार का 2.5 लाख लक्ष्य था, इसने जो है 2,45,000 नौकरियां इसमें दे दी हैं। कौन सा क्षेत्र प्रदर्शन नहीं अच्छा कर रहा है? तो यही देखिए वस्त्र उद्योग है। इसमें 7.5 लाख का लक्ष्य था सरकार का, पहले 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, बाद में कैबिनेट ने इसे 2.5 लाख कर दिया। लेकिन इस क्षेत्र में सिर्फ 12,607 रोजगार सृजित हुए हैं, जो कि 5% है। सौर मॉड्यूल में 1,95,000 नौकरियों का लक्ष्य था सरकार का, हालांकि अभी उसमें टाइम है। जून 2024 तक यानी 27 महीनों में इसमें 9,591 है, यानी ये मात्र 4.9% रोजगार आया है। एडवांस केमिस्ट्री सेल मतलब ACC जो बैटरीज है, इसमें सरकार का लक्ष्य था कि जो है लक्ष्य कितना था ये नहीं पता है, 802 नौकरियां ही सृजित हुई हैं केवल अब तक पूरा जो है, यानी अभी ये काम शुरू करना भी बैटरी वाला क्षेत्र में काम शुरू नहीं हो पाया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 27 महीनों में 32,081 नौकरियां थी, सरकार का लक्ष्य था कि 5 सालों में 1,45,000 होगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आगे देखेंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, अगर हम देखें PLI योजना, ये एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य निजी निवेश को बढ़ावा देना है, विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देना है और बढ़ते उत्पादन के आधार पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। पहली बार अप्रैल 1920 में घोषणा करने के बाद से यह आज की तारीख में 14 क्षेत्रों को कवर करती है। कपड़ा को करती है, उन्नत रासायनिक सेल करती है, सोलर मॉड्यूल, ऑटो और ऑटो घटक, IT हार्डवेयर, विशेष इस्पात, मोबाइल फोन, दूरसंचार, चिकित्सा उपकरण, व्हाइट गुड्स, फार्मास्यूटिकल, खाद्य प्रसंस्करण, ड्रोन और दवा मध्यवर्ती सक्रिय दवा सामग्री या API जो है उसको इसमें शामिल करता है। देखिए 2020 में शुरू हुआ, 2080 के साथ साथ जो है अप्रैल में शुरू ही हुआ था, अप्रैल में कोरोना भी आ गया था, तो कुछ चीज़ें उसको भी कह सकते हैं। देखिए मार्च 2024 तक इन 14 क्षेत्रों में PLI परिव्यय 1,97,000 करोड़ रुपए तक व्यय बढ़ गया है। इसमें निवेश भी आया है, MSME सहित 1,23,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश भी इसमें आकर्षित किया है। उद्योग में विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजनाओं में कुछ छोटी छोटी समस्याएं भी आ रही हैं, जैसे कि इसमें कड़े पात्रता मानदंड है, जो मानदंड है वो काफ़ी कड़े हैं, जिसमें छोटे संस्थाओं को या छोटे को पालन करना आसान नहीं हो रहा है। दूसरा, तकनीशियों तक और मशीनरी तक, चीनी मशीनरी और तकनीशियन तक पहुंच में दिक्कत आ रही है, क्योंकि सरकार ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। और साथ ही साथ कुछ मामलों में आयात शुल्क भी जो है कहीं कहीं चिंता कर रहा, खासतौर से जो सोलर का है मामला या जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला है, वो कहीं ना कहीं आयात शुल्क के कारण, खासतौर से जो चीन से आने वाले आयात के कारण ये प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, संभावनाएं भी है। देखिए सरकार का मानना है कि विनिर्माण के इन क्षेत्रों में बेहतर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित होने और योजनाओं का लाभ छोटे आपूर्तिकर्ताओं के बाद इसमें रोजगार का सृजन होगा। सरकार कह रही है कि ये लाभ मोबाइल विनिर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में दिखने लगे हैं। उदाहरण दे रहा है कि बहुत इसमें
जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कह रही है कि अपने समय में ये 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए का औद्योगिक पूंजीगत व्यय करेगा और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में ये 8 से 10% तक हो जाएगा। इसमें जो है शुरुआत में इसके लाभार्थी बड़े संगठन हो सकते हैं। जैसे अगर मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग के रूप में देखा जाए तो इसका लाभ मिल रहा है एप्पल को, ठीक है, एप्पल जैसी कंपनी को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन उसका अब नीचे नीचे ट्रिकल डाउन भी होना शुरू हो गया, क्योंकि जब एप्पल आया था, एप्पल के आने के पहले हमारे यहाँ पे कोई भी सप्लायर, जैसे एप्पल जो चीज़ें ले रहा है इनपुट के रूप में, वह कोई सप्लाई नहीं करता था। आज 14 कंपनियां हैं जो सप्लायर हैं जो एप्पल को आपूर्ति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का कह रहे हैं कि जो बड़े संस्थाएं हैं पहले वो आएंगे, उनसे जो रोजगार है, अभी तो जितने भी रोजगार है मैन्युफैक्चरिंग में वो एप्पल में है, लेकिन अब जैसे जैसे उसके आपूर्तिकर्ता हो रहे हैं उनको भी होगा। ऐसे ही सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे चुनौतियां, धीरे धीरे अवसर उत्पन्न होने लगेंगे और रोजगार की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, अगला जो हमारा समाचार है वह है कि चीन द्वारा 3 महत्वपूर्ण खनिज है, उसमें एंटीमनी है, जर्मेनियम है या गैलेनियम है, 3 हैं, जिसको लेकर जो है चीन अमेरिका को निर्यात पर चीन ने प्रतिबंध लगाया है। इसी तरह के कुछ पर और भारत पे भी प्रतिबंध लगाया था। हवाला दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा का, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाया है। उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि अभी हाल ही में, मतलब उस कल ये जब लगाया गया तो उसके एक दिन पहले बिडेन प्रशासन द्वारा 100 चीनी कंपनियों को, वो आप कह सकते हो कि उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, उन पे प्रतिबंध लगाया गया है और उनको रूस में सप्लाई करने का हवाला देते हुए और वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग चिप आदि पर भी जो है लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो उसके जवाब के रूप में इसे देखा जा रहा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह चीन और अमेरिका के बीच, यानी पहले नंबर और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था के बीच एक नया ट्रेड वार शुरू हो रहा है, क्योंकि ट्रंप ने हाल फिलहाल में अभी कहा था कि वह मैक्सिको और कनाडा और चीन पे टैरिफ लगाएंगे, वहाँ से जो ड्रग्स का हो रहा है, और चीन पे जितना टैरिफ मैक्सिको कनाडा पे लगेगा उससे 10% ज़्यादा लगाएंगे। तो ये उसके एक विकल्प के, उसके एक चरण के रूप में ये आप इसको समझिए कि एक नया ट्रेड वार वहाँ पे शुरू हुआ। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए, चीन ने 3 दिसंबर को घोषणा की कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका को कुछ दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा और ये दुनिया के 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार तनाव के नवीनतम वृद्धि को दर्शाता है। हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन द्वारा कुछ प्रकार के चिप्स और मशीनरी पर प्रतिबंध लगाने और 100 से अधिक चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित व्यापार सूची में जोड़ने के लिए एक दिन जब फैसला लिया गया था, उसके एक दिन बाद चीन ने ये कार्रवाई की है। और चीन के इस कदम को राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करने के एक नए तरीके के रूप में भी दिखा जा रहा है, जो 20 जनवरी से सत्ता में आने वाले हैं। किन पर प्रतिबंध लगाया गया है? गैलियम परमाणु संख्या 31, ये एल्युमिनियम के समान एक नरम सफ़ेद चांदी की तरह सफ़ेद धातु है, जिसका गलनांक कमरे के तापमान से बस थोड़ा सा ऊपर होता है। जर्मेनियम परमाणु संख्या 32, यह ग्रे सफ़ेद धातु होता है जो भंगुर धातु होता है। और एंटीमनी परमाणु संख्या 51, एक कठोर भंगुर चांदी जैसी धातु होती है। तो ये 3 धातुओं पर जो है क्रिटिकल मिनरल्स पे चीन ने प्रतिबंध लगाया। इसका महत्व क्या है, इनका उपयोग क्या है? तो देखिए, ये आज के दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर, रक्षा और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में इनका उपयोग होता है। जैसे जर्मेनियम, ये कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों जैसे सोलर सेल में इसकी महत्वपूर्ण उपयोग होता है। सिलिकॉन का विकल्प है गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग जो है करके बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर, वो वेफर उच्च आवृत्तियों पर चल सकते हैं, यानी सिलिकॉन से भी बेहतर वो हो जाते हैं। इसी जर्मेनियम का उपयोग इंफ्रारेड तकनीकी, फाइबर ऑप्टिकल केबल और सोलर सेल में भी किया जाता है। एंटीमनी का जो इस्तेमाल है वो हाँ देखिए, सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप या एकीकृत सर्किट के रूप में जो कहा जाता है, उसे आज का न्यू ऑयल कहा जाता है। ऑयल मतलब कोई भी चीज़ बनाने में जहाँ सब में इस्तेमाल होता है ना, जैसे न्यू ब्लड, वैसे ही इनका इस्तेमाल पूरे अर्थव्यवस्था के आप किसी भी क्षेत्र करें, कहीं ना कहीं इनका उपयोग होता है। जैसे घरेलू उपकरणों से लेकर, यानी खिलौना से भी लेकर, आप इसे सोचिए, खिलौना से लेकर परिष्कृत रक्षा प्रणाली तक जो है इसका उपयोग होता है किसी न किसी चिप के जरिए। और एक रिपोर्ट बताती है कि जो एंटीमनी है उसका गोलियों और अन्य हथियारों में भी उसका उपयोग किया जाता है। अब ऐसे में है कि चीन ने इन दुर्लभ खनिजों पर प्रतिबंध क्यों लगाया? ठीक है, एक तो उसने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दे रहा है, क्योंकि यह प्रतिबंध बिडेन प्रशासन के हालिया प्रतिबंध और अमेरिका में चीनी सामानों के प्रभुत्व को रोकने की जो डोनाल्ड ट्रंप की योजना है उसके
विरोध में देखा जा रहा है। ऐसा चीन क्यों कर रहा है? चीन को लगता है कि चूंकि वो अर्धचालक और बाकी जो रेयर मिनरल है उसमें उसकी बादशाहत है। दुनिया के 60% जर्मेनियम, 80% गैलीलियम का उत्पादन चीन में होता है। तो चीन को लगता है कि अगर वो ऐसा रोकेगा तो अमेरिका का जो प्रभाव है वो अमेरिका पे प्रेशर पड़ेगा। लेकिन अब ये कुछ लोगों को कहना है कि ये चीन का ये कठोर कदम या चीन का ये कदम चीन के लिए खुद घातक हो सकता है, क्योंकि एक निवास टाइप की एक रिपोर्ट थी कि इसी तरह का प्रतिबंध 2010 में जापान पे चीन ने लगाया था। तो जापानी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह की एक माइन को संरक्षण, वहाँ पे माइन डेवलप किया वहाँ की कंपनियों के साथ मिलकर, और आज उससे बेहतर विकल्प बना रहा है। जैसे चीन लिथियम पर जा रहा है तो जापान के पास ऐसी बैटरियाँ हैं जो लिथियम से कई बेहतर विकल्प बना सकती है। तो ये पूरा एक तरह से जो नया व्यापार युद्ध चल रहा है उसमें एक दूसरे का डाल डाल और पात पात की कहानी चल रही है। जिसके पास जो बार्गेनिंग चिप है वो उसका इस्तेमाल करता है। और देखिए आगे क्या होता है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पर रहेंगे, वहाँ से जाके सॉल्व कर लीजिएगा। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट्स में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।